Bhutan is projecting by मैं इस समय थिम्पू में हूँ। ये एक ऐतिहासिक अवसर है और भूटान की ये एक ऐतिहासिक जगह है। भूटान शांति दर्शा रहा है कि जबकि दुनिया संघर्षों से भरी है, खासकर दक्षिण एशिया ये संघर्षों से जूझ रहा है, भूटान शांति का प्रतीक है। भूटान ने ऐसा क्या किया, ये सब जानने के लिए हमारे साथ प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे हैं और मैं मनीष कुमार झा। धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, मुझे फिर से यहाँ बुलाने के लिए। और जैसा कि मैंने कहा, ये वाकई अनोखा है। भूटान में दुनिया भर से लोग ऐसे विशेष अवसर के लिए आए हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि भूटान शांति के केंद्र के रूप में वैश्विक स्तर पर स्थापित हो रहा है। मैं जानना चाहता हूँ कि इसका बड़ा संदेश क्या है। क्या ये धार्मिक प्रगति से कहीं अधिक है? Well, Manish, thank you very much for... खैर मनीष, भूटान वापस आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको यहाँ देखकर बहुत खुशी हुई, ख़ासकर इसलिए क्योंकि आप एक बहुत ख़ास मौके पर आए हैं। महामहिम राजा के आदेश पर हम वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव मना रहे हैं, जो हमारे प्रिय चौथे राजा की 70वीं जयंती के साथ जुड़ा है। 11 नवंबर को महामहिम चौथे राजा 70 साल के हो जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मेरे बड़े भाई भी इस अवसर पर आ रहे हैं, इसलिए ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। ये शांति महोत्सव अपने आप में बहुत बड़ा आयोजन है। ऐसा पैमाना हमने पहले नहीं देखा। ये सब महामहिम राजा के विचार और मार्गदर्शन से संभव हुआ है। पूरे भूटान से, हर क्षेत्र से लोग थिम्पू में एक साथ जुटे हैं। अब सवाल है, हम ये कर क्यों रहे हैं? भूटान में हर घर में सभी जीवों की शांति के लिए प्रार्थना करने की परंपरा है। जैसे भारत में हर घर में पूजा होती है, वैसे ही यहाँ भी हर परिवार, समाज और दुनिया की भलाई के लिए प्रार्थना करता है। महामहिम का विचार ये था कि हम इस परंपरा को केवल घरों या जिलों तक सीमित ना रखें, बल्कि इसे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक फैलाएं, ताकि दुनिया भर के लोग मिलकर वैश्विक शांति के लिए प्रार्थना कर सकें। इस आयोजन का असली मकसद है ईमानदारी से पूरी दुनिया में शांति के लिए प्रार्थना करना और समान सोच वाले लोगों को एक मंच पर लाना। Goal, the real goal. प्रधानमंत्री तोब्गे, भारत भूटान के रिश्तों पर बात करने से पहले हम शांति प्रार्थना के बारे में और जानना चाहते हैं, खासकर बौद्ध धर्म के नज़रिए से। क्या आप बता सकते हैं कि बौद्ध धर्म की अलग अलग शाखाएं या परंपराएं इस आयोजन में कैसे शामिल हैं? आपने सबको एक साथ कैसे बुलाया? जब इतने अलग अलग धर्म और विचार एक जगह आते हैं तो इसका क्या मतलब होता है? और इतने अलग अलग संप्रदाय होने के बावजूद सबका एक साथ आना क्या संदेश देता है? Bhutan is a Vajrayana Buddhist. भूटान एक वज्रयान बौद्ध देश है। दरअसल ये वज्रयान बौद्ध धर्म का आखिरी राज्य है। हम मानते हैं कि हमारे राजा एक धर्म राजा है। वज्रयान बौद्ध धर्म के कई संप्रदाय या परंपराएं हैं और भूटान उनमें से एक को मानता है। ये परंपरा भगवान शाक्य मुनि बुद्ध से शुरू हुई थी और भारत से होते हुए तिब्बत और फिर भूटान तक पहुंची। इसलिए भूटान में एक खास बौद्ध संप्रदाय का पालन किया जाता है। लेकिन वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव में सिर्फ यही संप्रदाय नहीं, बल्कि बौद्ध धर्म की सभी शाखाओं को शामिल किया गया है। हमने वज्रयान बौद्ध धर्म के अन्य गुरुओं के साथ साथ महायान और थेरवाद परंपरा के संतों को भी आमंत्रित किया है। इसलिए यहाँ भारत, थाईलैंड, वियतनाम, कोरिया और श्रीलंका जैसे देशों के बौद्ध प्रतिनिधि भी मौजूद हैं। ये एक गैर सांप्रदायिक आयोजन है, यानी सभी विचारधाराएं एक साथ मिलकर विश्व शांति के लिए प्रार्थना कर रही हैं। अब प्रधानमंत्री मोदी जी की बात करें, मैं उन्हें अपना बड़ा भाई और मेंटोर मानता हूं। हमारा रिश्ता बहुत करीबी है, लेकिन उनका हमारे राजा के साथ संबंध और भी गहरा है। महामहिम चौथे राजा की 70वीं जयंती और वैश्विक शांति प्रार्थना महोत्सव के मौके पर राजा की इच्छा थी
कि भक्तों को भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष देखने और पूजा करने का अवसर मिले। जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये सुना तो उन्होंने तुरंत भारत से बुद्ध के पवित्र अवशेष भेजने का निर्णय लिया। ये अवशेष बोधगया, सारनाथ और दिल्ली से आ रहे हैं और 8 नवंबर को भूटान पहुंच रहे हैं। ये यहाँ 10 से 11 दिन रहेंगे ताकि भूटान और दुनिया भर से आए श्रद्धालु दर्शन और प्रार्थना कर सकें। ये पूरा आयोजन महामहिम राजा की शाही दृष्टि का परिणाम है और प्रधानमंत्री मोदी जी की तरफ से ये दुनिया भर के बौद्धों के लिए एक अनमोल उपहार है। Thank you for your fantastic word and message, which धन्यवाद प्रधानमंत्री जी, आपके शानदार शब्दों और संदेश के लिए। हम इसे प्रधानमंत्री मोदी जी तक जरूर पहुंचाएंगे। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपके नेतृत्व और महामहिम राजा के मार्गदर्शन में भूटान का 21वीं सदी का आर्थिक रोड मैप कैसे आगे बढ़ रहा है। क्या आप संक्षेप में बता सकते हैं कि इस योजना के तहत देश में कैसी आर्थिक प्रगति हो रही है और ये कितना महत्वाकांक्षी है? हमारी अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। हालांकि शुरुआत एक छोटे स्तर से हुई थी, लेकिन सामाजिक प्रगति इससे भी ज़्यादा प्रभावशाली रही है और इसका बड़ा श्रेय भारत सरकार के सहयोग को जाता है। एजुकेशन और फ्री हेल्थ केयर है, हर बच्चा स्कूल जा रहा है और अंग्रेज़ी जैसी वैश्विक भाषा बोल सकता है। यहाँ नौकरियाँ हैं, लेकिन हमारे युवा विदेश में पढ़ाई और काम करने की इच्छा रखते हैं। बहुत से युवा अब पश्चिमी देशों और ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं क्योंकि वहाँ बेहतर सैलरी और अवसर मिलते हैं। ये उनके लिए अच्छा है, वे बाहर जाकर अनुभव और पैसा दोनों कमा सकते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या वे वापस लौटेंगे? इसके लिए हमें भूटान में ऐसे आर्थिक हालात बनाने होंगे जहां उन्हें दुनिया के बेहतरीन अवसरों जैसा माहौल मिले। इसी दिशा में महामहिम राजा ने गेलफू माइंडफुलनेस सिटी का विजन पेश किया है। ये शहर भारत की सीमा से सटा हुआ है और एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र होगा जिसकी अपनी सरकार, कानून और न्याय व्यवस्था होगी। ये सस्टेनेबिलिटी, आध्यात्मिकता और ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस जैसे सिद्धांतों पर आधारित होगा, लेकिन साथ ही आर्थिक रूप से बहुत प्रतिस्पर्धी भी बनेगा। इसका मकसद है भूटान के युवाओं को अपने देश में ही अच्छे अवसर देना और जो युवा विदेश चले गए हैं उन्हें वापस लाने का माहौल बनाना। ये ना सिर्फ भूटान के लिए बल्कि भारत के लिए भी लाभदायक होगा क्योंकि ये परियोजना भारत की सीमा से जुड़ी है। हमें गर्व है कि इस प्रोजेक्ट को प्रधानमंत्री मोदी जी और भारत सरकार का पूरा समर्थन मिला है। गेलफू प्रोजेक्ट के साथ साथ देश के बाकी हिस्सों में भी विकास जारी रहेगा। इसीलिए हमने 21वीं सदी का रोड मैप और 10x प्लान बनाया है, जिसका लक्ष्य है 25 साल में भूटान की अर्थव्यवस्था को 10 गुना बढ़ाना। ये सुनने में मुश्किल लगता है, लेकिन हम मानते हैं कि ये पूरी तरह संभव है। आप ये सब कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी, जैसे गेलफू माइंडफुलनेस सिटी को एक आर्थिक क्षेत्र की तरह विकसित करके। नहीं, ये तो देश के बाकी हिस्सों के लिए है। अब सवाल है 25 साल में 10 गुना बढ़त क्यों और कैसे संभव है? देखिए, 25 साल लंबा समय है। अगर एक निजी कंपनी सही तरीके से काम करे तो वो कुछ ही सालों में 10 गुना बढ़ सकती है। तो अगर सरकार भी उसी तरह दूरदृष्टि और उद्यमशील सोच के साथ काम करे तो भूटान की अर्थव्यवस्था भी 25 साल से पहले 10 गुना बढ़ सकती है। खासकर हमारा ऊर्जा क्षेत्र यानी हाइड्रो पावर, जल विद्युत, इस क्षेत्र में होने वाले निवेश और उत्पादन से हमारी अर्थव्यवस्था अभूतपूर्व गति से बढ़ेगी। तो हाइड्रो पावर क्षेत्र में आपकी क्या विकास की उम्मीदें हैं? क्या आपके मन में कोई टारगेट या अनुमान है कि इससे राजस्व कितना बढ़ेगा? अभी भूटान की बिजली उत्पादन क्षमता करीब 3500 मेगावाट है। 11 नवंबर को प्रधानमंत्री मोदी और महामहिम राजा मिलकर एक बड़ा 1000 मेगावाट का प्रोजेक्ट उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा 1200 मेगावाट का एक और प्रोजेक्ट फिर से शुरू होने जा रहा है। इसके साथ ही भारत के निजी क्षेत्र के साथ कई और प्रोजेक्ट्स पर भी काम चल रहा है।
इससे ऊर्जा क्षेत्र में जो निवेश आ रहे हैं वो भूटान के इतिहास में अब तक के सबसे बड़े होंगे। हमारा लक्ष्य है कि अगले 20 सालों में भूटान की कुल ऊर्जा क्षमता करीब 20,000 मेगावाट तक पहुंचे। And you're looking for the export opportunity. को बड़ी आर्थिक संभावनाएं और विकास के अवसर मिलेंगे। ऊर्जा क्षेत्र भूटान की अर्थव्यवस्था का सबसे अहम स्तंभ बना रहेगा। Green energy. हाँ, ये पूरी तरह ग्रीन एनर्जी यानी नवीकरणीय ऊर्जा होगी और भूटान के लिए ये बहुत कीमती है। हम इस ऊर्जा का उपयोग अपने घरेलू ज़रूरतों के लिए करेंगे, खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर में जैसे डेटा सेंटर, AI और ब्लॉकचेन तकनीक में, क्योंकि इन सब को बहुत ज़्यादा बिजली चाहिए होती है। इस तरह की स्वच्छ ऊर्जा का इस्तेमाल ज़रूरी है, वरना दुनिया के पर्यावरण पर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए ये ऊर्जा भूटान के साथ साथ भारत के लिए भी बहुत उपयोगी होगी। So, Prime Minister, you talked about investment. प्रधानमंत्री जी, आपने निवेश आकर्षित करने की बात की, खासकर गेल फू माइंडफुलनेस सिटी में। क्या अब तक आपने किसी निवेशक या कंपनी को आकर्षित करने में सफलता पाई है? क्या इस प्रोजेक्ट के लिए आपने कोई विशेष प्रोत्साहन या योजनाएं बनाई हैं? और आप किस तरह का निवेश मॉडल लागू करने की सोच रहे हैं? There's a lot of interest. गेल फू माइंडफुलनेस सिटी में निवेश को लेकर दुनिया भर से बहुत रुचि और अवसर मिल रहे हैं। हम खास तौर पर अपने भारतीय दोस्तों, उद्यमियों और उद्योगपतियों को आमंत्रित कर रहे हैं कि वे आकर देखें कि गेल फू में क्या संभावनाएं हैं। कई भारतीय निवेशकों ने इस प्रोजेक्ट को देखा है और वे यहाँ व्यवसाय शुरू करने में दिलचस्पी दिखा रहे हैं। In doing business in India.